Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। तो हर दिन की तरह हर वीडियो की तरह आज भी हम आपके लिए लुसेंट सामान्य विज्ञान जो है इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। ये पार्ट 8 होगा, ये 8वां भाग होगा, जिसमें कि आपको 350, 350 से लेकर 400 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। जैसा कि जानते हैं हम अपने हर वीडियो पार्ट में 50 क्वेश्चन लेकर के आपके साथ जो है आते हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। मिस नहीं कीजिएगा, इसमें कुल 875 प्रश्न है। हम सबको जो है आपके सामने लेकर आएंगे, तो ज़रूर देखते रहिएगा और आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। 350 नंबर, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये जानते हैं शुतुरमुर्ग, इसको हम लोग देख चुके थे। तो आज जो है अगला प्रश्न 351 से देखेंगे। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? अब देखिए, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? ऑप्शन 1 है हमिंग बर्ड, ऑप्शन 2 है कीवी, ऑप्शन 3 है एल्ट्रॉस और ऑप्शन 4 है बाज। तो राइट आंसर कौन सा होगा 351 का? ऑप्शन नंबर ए राइट है, हमिंग बर्ड। जो आप सोच भी रहे हैं, हमिंग बर्ड राइट आंसर है। जो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है हमिंग बर्ड। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देती है? ऑप्शन 1 हॉर्नबिल, ऑप्शन 2 हमिंग बर्ड, ऑप्शन 3 कीवी और ऑप्शन 4 है कठफोड़वा। 352 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमिंग बर्ड, है ना। हमिंग बर्ड एक ऐसा जीवित पक्षी है जो विश्व का सबसे छोटा अंडा देती है। आगे बढ़ते हैं। शब्दिनी साइरेनिक्स, है ना। शब्दिनी साइरेनिक्स किसमें वाक्य यंत्र है? शब्दिनी या साइरेनिक्स किसमें वाक्य यंत्र है? ऑप्शन 1 उभयचर में, ऑप्शन 2 सरीसृप में, ऑप्शन 3 पक्षी में, ऑप्शन 4 स्तनी में। तो 353 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पक्षी में, है ना। ये जो शब्दिनी है, साइरेनिक्स है, ये किसमें वाक्य यंत्र है? तो पक्षी में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है? ऑप्शन 1 है पक्षी, ऑप्शन 2 उभयचर, ऑप्शन 3 मत्स्य, ऑप्शन 4 है सरीसृप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है पक्षी, है ना। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है? तो ये पक्षी आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। ऑप्शन 1 विषाणु संक्रमण, ऑप्शन 2 जीवाणु संक्रमण, ऑप्शन 3 जानवरों को दर्द निवारक देना और ऑप्शन 4 है जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जानवरों को दर्द निवारक देना। यह जो है इसका राइट आंसर है। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या हो गया? जानवरों को दर्द निवारक देना। चलिए आगे देखते हैं। 356 मनुष्य मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता, वह कौन सा है? चूहा, छिपकली, बिल्ली या सुअर? इसमें राइट आंसर कौन सा है ऑप्शन बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, छिपकली जो है इसमें राइट आंसर है कि मेमेलियन में या स्तनधारी वर्ग से संबंधित जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता वह कौन है? छिपकली जो है मेमेलिया में स्तनधारी में नहीं आता, बाकी चूहा स्तनधारी में आता है, बिल्ली भी आता है और सुअर भी आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? ऑप्शन 1 महान भारतीय सारंग, ऑप्शन 2 घड़ियाल, ऑप्शन 3 प्लेटिपस, ऑप्शन 4 है धनेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्लेटिपस, है ना। प्लेटिपस जो है एक पशु स्तनधारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता? ऑप्शन 1 एकिडना, ऑप्शन 2 कंगारू, ऑप्शन 3 शाही और ऑप्शन 4 ब्लू व्हेल। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, एकिडना। कौन होगा? एकिडना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? ऑप्शन 1 चमगादड़, ऑप्शन 2 ब्लू व्हेल, ऑप्शन 3 नेवला, ऑप्शन 4 प्लेटिपस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो होगा प्लेटिपस। ये अंडे देता है, स्तनधारी जीव है और अंडे देता है। चलिए, निम्न में से कौन अंडज स्तनी है? निम्नलिखित में से कौन अंडज स्तनी है? ऑप्शन 1 कंगारू, ऑप्शन 2 मोनोट्रीम, ऑप्शन 3 चमगादड़, ऑप्शन 4 ब्लू व्हेल। राइट आंसर जो इसका होगा वह ऑप्शन नंबर बी है, मोनोट्रीम। मोनोट्रीम जो है यह एक अंडज स्तनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? अंडा देने वाला स्तनपायी कौन है? ऑप्शन 1 चमगादड़, ऑप्शन 2 पर्निल चींटीखोर, ऑप्शन 3 कांटीला चींटीखोर, ऑप्शन 4 है ब्लू व्हेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कांटीला चींटीखोर। कांटीला चींटीखोर जो है यह अंडा देने वाला स्तनपायी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? ऑप्शन 1 हाथी, ऑप्शन 2 ब्लू व्हेल, डायनासोर या गैंडा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ब्लू व्हेल जो है ना, ये विशालतम स्तनधारी है। निम्न में से कौन से
नियत तापी प्राणी है? नियत तापी प्राणी कौन है? ऑप्शन 1 ब्लू व्हेल, ऑप्शन 2 व्हेल शार्क, ऑप्शन 3 एलाइटीज, ऑप्शन 4 ड्रेको। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ना, ब्लू व्हेल। ये क्या है? नियत तापमापी प्राणी है, नियत तापी प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? ऑप्शन 1 हाथी, ऑप्शन 2 गेंडा, ऑप्शन 3 ब्लू व्हेल, ऑप्शन 4 दरियाई घोड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ब्लू व्हेल। कौन सा होगा? ब्लू व्हेल, है ना। जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देती है, ब्लू व्हेल सबसे बड़े बच्चे को जन्म देती है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? कुत्ता, चीता, बाघ या घोड़ा? इसका आंसर आप जानते ही हैं, ऑप्शन बी होगा चीता। चीता जो होता है प्यूमा, ये विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर है, सबसे तेज दौड़ने वाला जमीनी जानवर है। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? ऑप्शन 1 शार्क, ऑप्शन 2 सांप, ऑप्शन 3 चमगादड़, ऑप्शन 4 छिपकली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़। चमगादड़ जो है यह क्या है? एक नियत तापी प्राणी है। नियत तापी प्राणी किसको बोलते हैं? चमगादड़ को। आगे बढ़ता हूं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ऑप्शन 1 मत्स्य में, ऑप्शन 2 उभयचर में, ऑप्शन 3 सरीसृप में, ऑप्शन 4 अस्तनी में। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है आपका, अस्तनी में, है ना। किसमें है? अस्तनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं अस्तनी में, मेमेलिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? मगरमच्छ, है ना, मगरमच्छ, गंगे डॉल्फिन, घड़ियाल या फिर मुलायम कवच वाला कछुआ। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, गंगे डॉल्फिन। ये जो गंगे डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? गंगे। ये हो गया। 369 डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? ऑप्शन 1 डॉल्फिन, ऑप्शन 2 हाथी, ऑप्शन 3 हिरण और ऑप्शन 4 हिप्पोस। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, डॉल्फिन। कौन होगा? डॉल्फिन पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमानी स्तनधारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? पहला सफल क्लोन जंतु कौन सा था? ऑप्शन 1 भेड़, ऑप्शन 2 उलक, ऑप्शन 1 है भेड़, ऑप्शन 2 है उलक, ऑप्शन 3 है खरगोश, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, भेड़। कौन है? भेड़। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो भेड़, पहला सफल क्लोन जंतु भेड़ था। साइबेरियाई आइब्रेक्स क्या है? साइबेरियाई आइब्रेक्स क्या है? तो साइबेरियाई आइबैक्स जो है ऑप्शन 1 है पहाड़ी शेर, ऑप्शन 2 है बड़ी और भारी बकरियां, ऑप्शन 3 है पहाड़ी हिरन, ऑप्शन 4 है एक प्रकार का घोड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बड़ी और भारी बकरियां, है ना। तो ये साइबेरियाई आइबैक्स जो है ये बड़ी और भारी बकरियां है। चलिए एक अभिकथन ए और एक कारण आर नीचे दिए गए हैं। अभिकथन ए है चमगादड़ एक स्तनपायी है, कारण 2 है चमगादड़ उड़ नहीं सकता। सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सत्य है और आर कोमा ए की सही व्याख्या है। दूसरा कहता है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन तीसरा कहता है ए सच है लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, मतलब कि ए सच है लेकिन आर गलत है। मतलब कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ये सही है। कथन चमगादड़ एक स्तनपायी है यही सही बात है, लेकिन कारण कि चमगादड़ उड़ नहीं सकता ये गलत बात है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? स्पाइडर बंदर, बेबून, गोरिल्ला या हाउलर बंदर? तो इसका जो आंसर है राइट वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोरिल्ला। कौन सा होगा? गोरिल्ला। कौन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा बंदर है? तो गोरिल्ला जो है सबसे बड़ा बंदर है। मानव सदृश लघुत्तम कपि है? ऑप्शन 1 गिवन, ऑप्शन 2 चिंपैंजी, ऑप्शन 3 है गोरिल्ला और ऑप्शन 4 है ऑरेंगुटान। मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, गिवन। गिवन जो है यह एक मानव सदृश लघुत्तम कपि है। मानव सदृश लघुत्तम कपि गिवन है, गिवन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मॉर्सुपियल्स का उदाहरण है? ऑप्शन 1 कंगारू, ऑप्शन 2 ब्लू व्हेल, ऑप्शन 3 जिराफ और ऑप्शन 4 है रोस्टर। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 1 कंगारू। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? कंगारू जो है मार्सुपियल्स का उदाहरण है। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम हेमोसोपियंस का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 एवरेस्ट होमिनिड, ऑप्शन 2 लार्ज ब्रेंड होमिनिड, ऑप्शन 3 बाइपीडल होमिनिड, ऑप्शन 4 है वाइज होमिनिड। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वो हो जाएगा वाइज होमिनिड। क्या हो जाएगा? वाइज होमिनिड। ओहो, ये है ऑप्शन राइट इसका।
मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ है वाइज होमिनिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स डैश थे। ऑप्शन 1 कहता है ऑर्गेस्टर लाइन, ऑप्शन 2 है क्रो मैग्नन, ऑप्शन 3 है लिएंडरथल, ऑप्शन 4 है प्रोकांसल। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है ना, क्रो मैग्नन। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स डैश थे, तो क्रो मैग्नन। कौन थे? क्रो मैग्नन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सूची वाला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। एक तरफ में सूची दी गई है और यहाँ देखिए सूची 2 और सूची 1, विशेषता और जानवर, किस जानवर की क्या विशेषता है ये आपको बतानी है। चलिए मिलाते हैं हम लोग। तो इसका 378 नंबर है और देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। देखिए हम पहले इसको यह हटा देते हैं, लेकिन ऑप्शन बी सही है, तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे है। एक में है कीवी, तो कीवी जो है देखिए ए में जो है ए का 2, तो ये है पररहित कीड़ा सिल्वर फिश, है ना, ये जो है पररहित कीड़ा। देखिए ए का 2 पररहित कीड़ा सिल्वर फिश। दूसरा है बी का ए उड़ान रहित पक्षी कीवी। उड़ान रहित पक्षी कौन हो गया? कीवी। तीसरा है अंग रहित रेंगने वाला, तो इसका है सांप, अंग रहित रेंगने वाला। और जो चौथा है अंग रहित पशु, तो अंग रहित पशु हो गया मछली, है ना, अंग रहित पशु। अब देखिए ऑप्शन सारा टिक किया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए, है ना। कीवी जो है यह उड़ान रहित पक्षी है, सिल्वर फिश जो है यह पर रहित कीड़ा है, और जो मछली है यह अंग रहित पशु है, और जो सांप है यह अंग रहित रेंगने वाला है। तो यह आपने देखा, ये जो है इस सूची को मिलाया आपने। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? ऑप्शन 1 है एपिडर्मिस, ऑप्शन 2 है नर्व फाइबर, ऑप्शन 3 है हाइपोडर्मिस, ऑप्शन 4 है डर्मिस। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है एपिडर्मिस, है ना। तो निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? एपिडर्मिस जो है मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न को हम लोग। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को कहा जाता है? मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को कहा जाता है? ऑप्शन 1 है अध्यस्तवक, ऑप्शन 2 है श्वेत पटल, ऑप्शन 3 है बाह्य त्वचा, ऑप्शन 4 है अंतः त्वचा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बाह्य त्वचा। क्या है? बाह्य त्वचा। तो मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है उपास्थि या श्वेतंतु, ऑप्शन 2 है अंतराकाशी द्रव्य, ऑप्शन 3 है टेंडन, ऑप्शन 4 है लिगामेंट। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका, टेंडन, है ना। टेंडन और लिगामेंट में फंसिएगा नहीं, ये टेंडन है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, है ना। मांसपेशी से हड्डी को टेंडन और हड्डी से हड्डी को लिगामेंट शायद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त एक प्रकार का है उपकला उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक या संयोजी उत्तक? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है कि रक्त एक प्रकार का क्या है? संयोजी उत्तक है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। कौन? रक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? ऑप्शन 1 अस्थि, ऑप्शन 2 उपास्थि, ऑप्शन 3 रक्त और ऑप्शन 4 है कंकाल पेशी। तो कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है बताइए, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि कंकाल पेशी जो है यह संयोजी उत्तक नहीं है। लसिका इनमें उपस्थित होती है? संवहक उत्तक में, उपास्थि में या सल्की में या तंत्रिका तंतु में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संवहन उत्तक में, है ना। लसिका किसमें उपस्थित होती है? संवहक उत्तक में। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? रक्तोत्पत्ति अर्थात रक्त की जो उत्पत्ति है वो कहाँ होती है? ऑप्शन 1 फेफड़े में, ऑप्शन 2 अग्नाशय में, ऑप्शन 3 जिगर में, ऑप्शन 4 अस्थिमज्जा में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा अस्थिमज्जा में। कहाँ पर? अस्थिमज्जा में। रक्तोत्पत्ति, रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थिमज्जा में होती है। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर और 10 से 12 लीटर। राइट आंसर जो होगा 386 का वह ऑप्शन नंबर 1 है 5 से 6 लीटर। कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त के पीएच का मान अनुमानित है, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है?
ऑप्शन 1 है 7.4, ऑप्शन 2 है 7.9, ऑप्शन 3 है 6.7, ऑप्शन 4 है 8.1। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 है 7.4। कितना है? 7.4। मानव श्वेत रक्त के पीएच का अनुमानित मान कितना होता है? 7.4। मानव सदृश लघुत्तम कपी है ना। देखिए ये 374 387 तक आ गए थे, ये दोबारा आ गया है 387 के बाद जो है हम लोग अब 388 से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दोबारा हो गया है। 388 देख रहे हैं। इस प्रश्न को देखते हैं, पीडीएफ दो बार लग गया है मित्र। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml है ना, प्रति 100 ml रक्त है। तो देखिए एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। ऑप्शन 1 11.5 ग्राम, 12.5 ग्राम, 13.5 ग्राम और 14.5 ग्राम। तो राइट जो आंसर इसका होगा वह हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी 14.5 ग्राम। ये जो है ऑप्शन नंबर डी राइट है। 14.5 ग्राम एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml में कितना होना चाहिए? 14.5 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक डैश है। प्लाज्मा रक्त का एक घटक है, यह एक द्रव है, यह एक उत्तक है, यह एक कोशिका है, यह एक मांसपेशी है। प्लाज्मा क्या है? तो 389 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि यह एक द्रव है ना। प्लाज्मा जो रक्त का एक घटक है, यह एक द्रव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 60%, 70, 80 या 90। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है 90% है ना। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90%। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता। ऑप्शन 1 Na+, ऑप्शन 2 Ca+, ऑप्शन 3 Mg+ और ऑप्शन 4 है Cu+। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है, Cu+ है ना। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता। Cu+ आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता, जबकि Na+ उपस्थित होता है, Ca+ उपस्थित होता है और Mg+ उपस्थित होता है, लेकिन Cu+ उपस्थित नहीं होता है। चलिए, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? यकृत, हृदय, अस्थिमज्जा और गुर्दा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ना, अस्थिमज्जा। कौन सा होगा? अस्थिमज्जा। तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थिमज्जा में। चलिए, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या 190 दिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जैसा कि आप जानते ही हैं 120 दिन 3 से 4 महीना जो है आरबीसी का जीवन काल होता है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? यकृत को, अस्थिमज्जा को, प्लीहा को या परिशोधिका को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लीहा को। किसको बोलते हैं? प्लीहा को है ना। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 5, 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 है ना। कितने का होता है? 5। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? ऑप्शन 1 पोषक तत्व ले जाना, ऑप्शन 2 संक्रमण से संघर्ष करना, ऑप्शन 3 ऑक्सीजन ले जाना और ऑप्शन 4 शक्ति प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अर्थात संक्रमण से संघर्ष करना है ना। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन है संक्रमण से संघर्ष करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी का ये काम है रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाना। रक्त में सफेद रक्त कण है, जो व्हाइट बीसी है, जो डब्ल्यूबीसी है ना, व्हाइट ब्लड सेल है। तो रक्त में सफेद रक्त कण ऑप्शन 1 प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाता है, ऑप्शन 2 पोषक तत्वों को ले जाता है, ऑप्शन 3 शरीर को संक्रमण से बचाता है और ऑप्शन 4 खून जमने में मदद करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना। शरीर को संक्रमण से बचाते हैं कौन? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। ये बहुत ही आवश्यक है। चलिए, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन 3 है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है ना। श्वेत रक्त कण का डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। शरीर में श्वेत रक्त कणों डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है ऑप्शन 1 ऑक्सीजन का वहन करना, ऑप्शन 2 थक्का बनाने में सहायता करना, ऑप्शन 3 अधिक लाल रक्त कण उत्पन्न करना, ऑप्शन 4 रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। आप जान ही गए ऑप्शन नंबर डी राइट है ना, रोगों के विरुद्ध शरीर का
रक्षण करना, रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना, यह शरीर में श्वेत रक्तकण WBC का मुख्य कार्य है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन 1 प्लेटलेट से, ऑप्शन 2 लाल रुधिराणु से, ऑप्शन 3 लिम्फोसाइट से और ऑप्शन 4 ईओसिनोफिल से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ना, लिम्फोसाइट से। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से। तो ठीक है, आज हम लोग जो है पार्ट 8 को देखा और इसमें हम लोगों ने बहुत सारा जो है मतलब कि 50 प्रश्नों को देख लिया, जो कि आपका 350 से 400 तक का था। चलिए जल्द ही हम इसका पार्ट 9 जिसमें कि आप देख पाएंगे और भी ज़्यादा 400 से लेकर के 450 तक के प्रश्न होंगे और हम टोटल प्रश्न लेकर के आपके लिए आएंगे। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।